गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? स्वागत है आप सभी का मंथन बैच में। और आज है लेक्चर नंबर 2। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? हैं भाई? मैं हैंडसम दिख रहा हूँ? थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग भी बहुत हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, ब्यूटीफुल हैं। हम्म। और बताओ भाई, पढ़ाई स्टार्ट कर दी? ईमानदारी से बताना है। होमवर्क दिया था, करके लाए हो? या फुटबॉल मैच देख रहे हो? हैं? बैटरी फुल है? चलो, स्टार्ट कर दिया ना, बहुत बढ़िया। क्योंकि बेटा टाइम का ऐसा वेट मत करो कि कर देंगे कर देंगे। कर दो, कर दो, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे, वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने लगा दिए हैं आज के सेशन के लास्ट में, है ना। हाँ, 67.5 को रेडियन में कर दो। करेंगे, अभी वो करेंगे, वो वाला करेंगे। मैं उस होमवर्क की बात कर रहा हूँ जो लास्ट में मैंने होमवर्क क्वेश्चंस अटैच किए थे 4-5, वो वाले क्वेश्चंस के लिए मैं बोल रहा हूँ। रेगुलर करो बेटा, ठीक है। बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे बेटा। बेसिक कैलकुलेशन है बस, वो जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए, या किसी को कुछ छोटी मोटी चीजें मिसिंग हो ना, तो वो मिसिंग चीजें वापस से याद आ जाएंगी आपको, बस, है ना। डीपीपी नहीं आ रही बेटा? रुक जाओ, अभी तो पढ़ाया ही क्या है मैंने, है भाई। एंगल पढ़ाया, एंगल। क्या डीपीपी आएगी उसमें? है। चलो। हाँ, आज हम पढ़ेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन, कोस, टेन, ये सारे रेशियोज पढ़ेंगे। कौन से रेशियो क्या बताते हैं। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना सीखेंगे। कुछ वैल्यूज हम याद करते हैं और उसके बेसिस पर बहुत सारी वैल्यूज हम निकालते हैं बड़े एंगल के लिए। तो लार्ज एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना सीखेंगे। ओके। मैंने ये दिया था भरने के लिए, आप लोगों ने भर दिया होगा। रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। अब देखो, एक छोटा सा, एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। कुछ नहीं है, बेसिक है वही चीज। यदि कभी भी एंगल आपको रेडियन में दे रखा है, एंगल आपको रेडियन में दे रखा है और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो वैसे तो देखो, जरूरी नहीं होता है कि रेडियन में एंगल हमेशा पाई के टर्म्स में हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। मैं बोल सकता हूं 2 रेडियन, 3 रेडियन, 1 रेडियन, 5 रेडियन, ऐसे भी बोल सकता हूं। लेकिन हम जो एंगल्स हमारे काम में आते हैं उसमें मोस्टली रेडियन जो है पाई के टर्म्स में होते हैं, पाई के टर्म्स में। तो आप इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करने की बजाय सीधा सीधा पाई को 180 पुट कर सकते हो। सीधा सीधा पाई को 180 पुट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाई बाई 6 है, तो आप सीधा सीधा पाई को 180 पुट कर दो बाई 630 डिग्री, ये देखो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये 30 डिग्री आ गया। जीरो का जीरो रेडियन ही रहेगा, जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा। ऐसे इसको 180/4 करोगे, ये 45 हो जाएगा। 60 डिग्री बेटा 180/3 है, एक प्रकार से पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, 180/3 60 है ना।
ऐसे पाई बाई 2 हो जाएगा 90 डिग्री। 120 60 का डबल है बेटा, 60 का डबल, इसका डबल हो जाएगा 2 पाई बाई 3। आप इसको कन्वर्ट भी करना चाहो कर सकते हो, 120 को मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से तो यही आ जाएगा 2 पाई बाई 3। 5 पाई बाई 6 बेटा, पाई बाई 6 क्या है? पाई बाई 6 होता है 30, पाई बाई 6 होता है 30, 30 का 5 गुना, 30 का 5 गुना, 5 दिया 15, 150 डिग्री, 150 डिग्री। पाई बाई 8 बेटा 180/8, 180/4 होता है 45, लेकिन ये 180/8 है, 45 का भी आधा, 45 का भी आधा 22.5, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। देखो 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 देखो, 22.5 डिग्री। चल आ जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। 330, अब देखो आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करो पाई बाई 180 से और सोल्व कर लो, या फिर मुझे सीधा सीधा दिख रहा है ये 30 का मल्टीपल है, कितना? 11 या 33, 11 गुना है। 30 का 11 टाइम्स है ये, 30 तो पाई बाई 6 होता है, 30 तो पाई बाई 6 होता है, उसका 11 गुना 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6, हाँ या ना? ऐसे 390, 13 3 39 पर 13 3 39 हो रहा है, हाँ। 13 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 2, 90 हो गया पाई बाई 2 तो 90 का 7 गुना, 9 7 63, 630 डिग्री, 630 डिग्री। पाई 180 का 3 गुना, 18 3 54, 540, 67.5। ये कितना होता है भाई? अजीब सा हो गया ये तो, ठीक है अब क्या करें, अजीब सा ही है। 67.5 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 67.5 इंटू पाई बाई 180, ठीक है, पाई बाई 180। एक काम करें, एक काम करें, कितना है ये? वैसे तो मुझे पता है ये लिखा हुआ है 90 माइनस 22.5, क्या बोलते हो? 90 माइनस 22.5 लिखा हुआ है, पर चलो हम तो इसको ऐसे ही सोल्व करते हैं। कितने से कटेगा? ये कट रहा है क्या? कट रहा है? कितने से कट रहा है? हैं? 5 से काट दे, फिर उससे कुछ बढ़िया सा बन रहा है क्या? ये एक बात बताओ, ये 90 माइनस 22.5 है या नहीं? 90 तो होता है पाई बाई 2, 22.5 होता है पाई बाई 8, एलसीएम लोगे 8 तो ये आएगा 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई बाई 8 आ रहा है ये तो। 22.5 का 3 गुना है क्या? हाँ 22.5 का 3 गुना है ना यार ये। अरे यार देखो, ये 22.5 का 3 गुना है, 22 66, 67.5, 22.5 होता है पाई बाई 8, उसका 3 गुना है ये, 3 पाई बाई 8। अरे क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? 22.5 का 3 गुना है ना, 22 66। भाई उसको भी सोल्व करोगे तो यही आएगा, ऐसी बात नहीं है। 67.5 इंटू पाई बाई 180 आएगा, ये सोल्व करने की हिम्मत नहीं हो रही, बस सोल्व करने की हिम्मत नहीं हो रही, बस लिटरली बता रहा हूं। नहीं आएगा क्या?
थ्री 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 काट दो 22.5 से, 22.5 से काट दो, 22.5 दिया तो हो गया 67.5, और 22.5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 180 हो जाएगा, काट दो भाई। 22.5 का 3 गुना ये, और हो गया लो। ऐसी क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं होगा? चलो अपन वैसे सोल्व करते हैं, एक काम करते हैं, है ना, इसको बनाते हैं 675 बटे 1800 पाई। ये तो कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। 25 से काट देते हैं, 25 थी 75, 25 100, 25 की 150, 25 सत्तू 175, 5 बचा, 25 दूनी 50, 25 से काटोगे 25 दूनी 50, 60, 17 बचेगा तो 175, 25 सत्ते 175, 9 से कटेगा, 9 अंठे 72, 9 30 27, आ गया 3 पाई भाई। हाँ भाई, 0 डिग्री को भी समझा दो बेटा। 0 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 0। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, उसमें क्या है? बोलो बोलो बोलो। अरे चमक गया, कैसे भी कर लो आ जाएगा 67.5 भी। ठीक है भाई। डेसिमल में कैलकुलेशन नहीं होती है तो हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे। ओके। आदित्य पूछ रहा है हाउ अपग्रेड टू मंथन इंफिनिटी। बेटा या तो आपके पास ऑप्शन आता होगा वहां पे अपग्रेड करने का बैच, या फिर आप एक बार कस्टमर सपोर्ट को कनेक्ट कर लो। चलो बेटा होमवर्क देखो, ये लगा दिया मैंने, देखो होमवर्क के सॉल्यूशंस लगा दिए मैंने। कुछ ऐसा है नहीं कि इसमें कुछ डिस्कस करें। यदि ऐसे सारे क्वेश्चंस अपन यहाँ पे ऐसे करने लग गए हर एक क्वेश्चन, तो फिर तो एक्स्ट्रा और बर्डन बढ़ा दोगे तुम, फिर तो कैसे काम चलेगा? समझ गए ना? चल आगे बढ़े अब। हाउ टू सी असाइनमेंट। बेटा आप जब अपने बैच के अंदर जाओगे, बैच के अंदर जाने के बाद आपको वहां पे सब्जेक्ट दिखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आप फिजिक्स के अंदर जाओगे तो वहां पेज खुलेगा जिसमें आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिखेंगे, मेरे ख्याल से एक असाइनमेंट, एक अदर कंटेंट कुछ करके आता है। तो जो आपके डीपीपी हैं वो तो असाइनमेंट सेक्शन में आते हैं, और जो आपके तत्वा मॉड्यूल है वो अदर कंटेंट वाले में आते हैं, है ना? मेरे पास iOS का है। अभी आपके बैच का एक्सेस मेरे पास भी नहीं है, बताओ कैसे यार काम चले। ऐसे आप सब्जेक्ट के अंदर जाओगे तो ऊपर 3 ऑप्शन मिलेंगे, क्लासेस, असाइनमेंट, अदर कंटेंट। ठीक है, तो आप असाइनमेंट पे जाओगे तो वहां पे आपको क्लासेस में तो लेक्चर मिलेंगे, जो भी लेक्चर हो चुके हैं, जो होने वाले हैं वो सारे मिलेंगे। असाइनमेंट में आपको डीपीपी मिलेंगे, वीडीपीपी करके चैप्टर वाइज। और अदर कंटेंट में आपको जो भी उसके अलावा जो मटेरियल, तत्व मॉड्यूल है, टेस्ट प्लानर है, कुछ भी जो भी आपको दिया जाता है वो सब उसमें अदर में दिया जाएगा। ओके चलो आ जाओ अब, करें अब स्टार्ट, आज का सेशन स्टार्ट करें। हाँ भाई, बिना स्क्रीन रोटेट किए अपने आप स्क्रीन रोटेट हो जाता है।
ऐसा तो पता नहीं भाई। चलो, रिलेशन बिटवीन रेडियस, आर्क लेंथ एंड एंगल। बेटा ये तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे भाई। लेक्चर तो आप वैसे भी ऐसे टिल्टेड स्क्रीन में देखोगे ना, कैसे देखोगे? अब एक बच्चा बोल रहा है कि रोटेशन बंद कर दो, फोन में बंद हो जाता है। ऑटो रोटेशन बंद कर दो, शायद हो जाए। हाँ, आप अपने सेटिंग में जाकर के ऑटो रोटेशन बंद कर दो, है ना, सही हो जाएगा। चलो, कब से एडवांस और डीपीपी शुरू करें? बेटा चैप्टर होने दो पहले, बेसिक मैथमेटिक्स, उसके बाद, है ना। मुझे पता है आप अभी काफी जोश में हैं, जोशीले हो रहे हैं अभी। तो स्टार्टिंग में भाई थोड़ा सा समझ रहे हो ना, पेस करते हैं, फिर हम एक चैप्टर करेंगे, तब आप एडवांस लेवल के अच्छे वो चीज कर पाओगे। ठीक है, आ जाओ। रिलेशन बिटवीन रेडियस, आर्क लेंथ एंड एंगल। अरे भाई, देखो बेटा, ये कोई एक सर्कुलर आर्क है, ये इसका सेंटर है, जहां से ये आर्क बनाई गई है। ये इसका रेडियस है, आर्क, और ये इस आर्क का एंगल है, जो इस सेंटर पे ये आर्क सबटेंड कर रही है, ये थीटा है। और ये हमारी आर्क की लेंथ है, ये वाली आर्क लेंथ एल, ये आर्क लेंथ है। तो इनका रिलेशन होता है बेटा, एंगल थीटा जो है, एंगल, इसको डिफाइन किया जाता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इस तरीके से एंगल डिफाइन किया जाता है। तो यहां से जो थीटा आएगा, ये आएगा एल अपॉन आर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लेंथ है और जो रेडियस है, ये दोनों ही लेंथ और रेडियस सेम यूनिट में लिखनी पड़ेगी। यदि ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में लिखो, ताकि मीटर मीटर कट जाए। ये सेंटीमीटर तो इसको भी सेंटीमीटर में लिखो, किसी भी यूनिट में लिखो, आपकी मर्जी है, लेकिन दोनों को ऊपर नीचे सेम यूनिट में लिखो। सेम यूनिट में लिखना जरूरी है, सेम यूनिट, सेम यूनिट में लिखना जरूरी है। और हमारा जो यहां से थीटा आएगा, ये आएगा इन रेडियन, ऐसा यूनिट में आएगा। तुम चाहे उनको किसी भी यूनिट में लिखो, जब दोनों सेम यूनिट में लिखोगे तो जो रेशियो है वो सीधा रेडियन में आएगा, रेडियन में, याद रखना। थीटा किस में आएगा? रेडियन में। तो कभी आपको आर्क लेंथ की जरूरत पड़े, आर्क लेंथ, कभी भी आपको आर्क लेंथ की कैलकुलेशन करनी पड़े, ये आर इंटू थीटा के बराबर होता है। ये आर इंटू क्या होता है? थीटा के बराबर होता है। आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा के बराबर होता है। बस ये जरूर ध्यान रखना, थीटा जो है ये रेडियन में रखेंगे। मोस्टली हमें एंगल कई बार डिग्री में दिए होते हैं, डिग्री में थीटा को कभी भी नहीं रखेंगे ऐसे लेंथ, आर्क लेंथ निकालने के लिए। थीटा को डिग्री में सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर रखते हैं, साइन कोस टेन इनके अंदर। इसके अलावा बाहर कहीं भी किसी भी फॉर्मूले में डायरेक्ट थीटा यूज हो रहा है। साइन कोस टेन, ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके अलावा थीटा कहीं भी यूज होगा, कहीं भी, वो हमेशा रेडियन में यूज होगा, याद रखना, रेडियन में। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? रेडियन में लिखो यहां पे। अब जिस यूनिट में आर होगा उसी यूनिट में आर्क लेंथ आएगी। जैसे सरकमफेरेंस जो है सर्कल की,
पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो पूरे सर्कल का मतलब एंगल कितना होगा? पूरे सर्कल का मतलब एंगल कितना होगा तुम ही बताओ। सेंटर पर ये जो थीटा बनेगा, ये जो पूरा थीटा बनेगा, ये 2 पाई एंगल का बनेगा, 2 पाई एंगल का। तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा, ये लेंथ, ये होगा 2 पाई आर इंटू 2 पाई, आर इंटू 2 पाई, मतलब 2 पाई आर। यहां से सर्कल की सरकमफेरेंस होगी 2 पाई आर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? बोलो 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 बोलो। ये बात सेट है। चलो छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। चलो, एक सर्कुलर आर्क है पाई सेंटीमीटर लेंथ की, एंगल सबस्टेंड करेगी वो कितना, वो बताना है। रेडियस 6 सेंटीमीटर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। जल्दी जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। हाँ बेटा, कृष्णा सिंह, बिल्कुल हाँ, सेकंड लेक्चर है। चलो बताओ क्या एंगल आएगा, बताओ एंगल क्या आएगा। एक सर्कुलर आर्क है, लेंथ है पाई सेंटीमीटर, हमें एंगल थीटा पूछा है। थीटा होगा लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ लिख दिया पाई सेंटीमीटर, रेडियस भी सेंटीमीटर में है, बहुत अच्छी बात है। सेंटीमीटर तो कट जाएगा, पाई/6 आएगा, और ये आंसर आएगा रेडियन में, रेडियन में, रेडियन। तो आंसर विल बी पाई/6 रेडियन, पाई/6 रेडियन। हाँ, यदि ऑप्शन डिग्री में है तो इसको 30 डिग्री लिख देंगे, यदि ऑप्शन डिग्री में है तो इसको 30 डिग्री लिख देंगे। वेरी गुड। चलो अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। बेटा जो छोटे मोटे क्वेश्चंस है ना, थ्योरी में नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। जो छोटे मोटे क्वेश्चन है तुम्हें दिख रहा है, हाँ ये बेसिक सा क्वेश्चन ठीक है, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हर चीज आप नोट्स में लिखने लगोगे टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। हाँ। अब जैसे इसको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है सच। If a student travel 2 meter distance on a circular path of radius 50 centimeter, then find angle rotated by the student. तो वो सर्कुलर आर्क पे चलता है, कितना डिस्टेंस चलता है बेटा, कितना डिस्टेंस चलता है सर्कुलर आर्क पे? 2 मीटर। रेडियस क्या है उसका, रेडियस क्या है उसका, रेडियस है 50 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा है, एंगल कितना रोटेट करेगा, थीटा। तो थीटा आएगा लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ है 2 मीटर, नीचे है 50 सेंटीमीटर। देखो यूनिट कटेगा ही नहीं, तो आपको दोनों को एक काम करते हैं, इसको 200 सेंटीमीटर लिखते हैं, इसको 50 सेंटीमीटर लिखते हैं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा और ये आएगा 4। तो थीटा इज इक्वल टू 4। 4 क्या, 4 क्या, 4 रेडियन। 4 क्या, 4 रेडियन, 4 रेडियन विल बी द आंसर, 4 रेडियन विल बी द आंसर। तो एक बेसिक सी बात है, कोई खतरनाक चीज इसमें नहीं है, आराम से ये कर लिया होगा इसमें। ठीक है, ठीक है। थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन देता हूं मैं, एक्चुअल इसका थोड़ा सा डीप है, मैं समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, लेकिन आप समझो कि एक्चुअल में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज होती हैं, ये जो एंगल वगैरह होते हैं, इनको कैसे यूज में लिया जाता है। जैसे ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपको ये सिखाएगा कि एंगल को किस तरीके से हम यहां यूज में लेते हैं। ठीक है, चलो मैं समझा दूं या करोगे? बोल रहा है एंगल सबटेंडेड बाय द सन ऑन अर्थ इज मेजर्ड टू बी 1800 सेकंड, डबल प्राइम मतलब 1800 सेकंड है ये। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ दे रखा है, व्हाट इज डायमीटर ऑफ सन। एक्चुअल में क्या है, ये एक हमारा सन है भाई, ये हमारा सन है। जब हम इसको अर्थ से यहां से देख रहे हैं, तो यहां कोई आदमी खड़ा होकर के जब इसको देखेगा तो बोल रहा है एंगल सबटेंडेड बाय द सन ऑन अर्थ। यहां पर ये एक लाइन मिला दो,
और ऐसे ही दूसरी तरफ ये एक लाइन मिला दो, ऐसे दोनों लाइन मिला दो। एक्चुअल में अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस बहुत बड़ी है, तो हम जब दूर से देखते हैं तो सन हमें बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत बड़ा है। बोला ये जो सन है अर्थ के ऊपर ये जो एंगल बना रहा है, ये देखो बहुत छोटा एंगल है, 1800 सेकंड। ये जो थीटा है ये 1800 सेकंड है, और ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर बोल देता हूं इसको, स्मॉल आर, ये दे रखा है 1.8 इंटू 10 की पावर 11। अर्थ से सन की डिस्टेंस, अर्थ से सन की डिस्टेंस दे रखी है ये, तो ये डिस्टेंस हो गई 1.8 इंटू 10 की पावर, ये जो आर है 1.8 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। देखो बहुत बड़ी डिस्टेंस है। पूछा क्या है, व्हाट इज डायमीटर ऑफ सन, सन का डायमीटर पूछा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सन का डायमीटर जो है ना वो ये है भाई, ये सन का डायमीटर, ये हमसे पूछा है। अब देखो देखो देखो, जिसने सोल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है। एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ध्यान से सीखना। देखो ये एक सर्कुलर आर्क है, इसका एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं ये, मतलब जो सेंटर पे एक छोटा सा एंगल सबटेंड कर रहा हो, ठीक है। एक सर्कल का, एक बड़े से सर्कल का एक छोटा सा एंगल वाला हिस्सा लेते हैं। तो एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब ये एंगल बहुत छोटा है तो ये वाली लेंथ और सीधा मिलाने वाली लेंथ ऑलमोस्ट सेम होंगे छोटे एंगल के लिए? मतलब आर्क लेंथ और कोड की लेंथ, जीवा जीवा की लेंथ और ये चाप की लंबाई, दोनों की जो लेंथ है, आर्क लेंथ और कोड की लेंथ ऑलमोस्ट सेम होंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ मैं छोटे एंगल के लिए बोल सकता हूं। यदि बड़े एंगल की बात करूं तो फिर यहां से यहां की बात हो रही है तो नहीं होंगी, तो अलग हो जाएगी। लेकिन छोटे एंगल के लिए मैं बोल सकता हूं ऐसा। और हमारा यहां जो एंगल है, देखो 3600 सेकंड एक डिग्री में होते हैं। एक डिग्री कितना सा होता है? 180 डिग्री का 180वां हिस्सा एक डिग्री होता है, बहुत छोटा एंगल है। तो ये तो एक डिग्री से भी छोटा एंगल है, तो ये बहुत छोटा एंगल है। तो उस केस में मैं कहता हूं कि आर्क लेंथ और ये सीधी लेंथ ऑलमोस्ट सेम होंगे, ठीक है। अब देखना, अब वापस यहां आऊं, क्या सेम सिचुएशन यहां बन रही है? देखो वैसे तो देखा जाए, ध्यान से समझना, एक चीज समझाता हूं आपको, जो डाउट आ सकता है दिमाग में वो पहले ही बता देता हूं। बेटा ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। यदि बेटा आप इसको यहां से देख रहे हैं और टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे टेंजेंट जाएंगे, तो क्या ये वाली लेंथ डायमीटर होगा? नहीं होगा, ये तो डायमीटर नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है, आप थोड़ा और दूर जाओ, थोड़ा सा और दूर जाओ। अब इसको इस टेंजेंट मिलाओ ऐसे, अब टेंजेंट मिलाओ यहां से, ऐसे टेंजेंट मिलाओ। क्या अब ये डायमीटर होगा? ना ना, अभी भी डायमीटर नहीं, अभी भी डायमीटर नहीं। थोड़ा और दूर जाते हैं, यहां से मिलाते हैं। क्या अब ये डायमीटर होगा? क्या अब ये डायमीटर होगा? अभी भी थोड़ा डायमीटर से कम है, थोड़ा डायमीटर से कम है, थोड़ा सा कम है डायमीटर। एक्चुअल में क्या है, जैसे जैसे आप ये डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे हमारी टेंजेंट ऑलमोस्ट डायमीटर की तरफ पहुंचने लग जाएगी। तो सन तो बहुत दूर है, तो ये वाली डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ये साइज बहुत छोटी है, तो इनकी जो टेंजेंट होगी ऑलमोस्ट डायमीटर वाले पॉइंट पे टच कर रही होगी। मतलब ये दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑलमोस्ट हमारा डायमीटर वाले पॉइंट हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ तब होता है जब बहुत बड़ा दूर कोई चीज हो
और उसको हम देख रहे हो मतलब बहुत छोटा एंगल बन रहा हो, ये एंगल एंगल जो है बहुत छोटा बन रहा हो, तब ऐसा होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाली जो लेंथ है, जो कि एक्चुअल में कोड है, वो ऑलमोस्ट डायमीटर के बराबर है, ऑलमोस्ट डायमीटर के बराबर है। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर क्या मैं बोल सकता हूं कि जो डायमीटर है डी, वो ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट के लिए ऐसे लगा देते हैं आर इंटू थीटा, लेकिन थीटा को रेडियन में रखना, रेडियन में। हमारा जो ये डायमीटर है ये इस आर्क लेंथ के बराबर है, एक सर्कुलर आर्क लेंथ थीटा एंगल। बोलो बोलो बोलो। फाइनली रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एंगल बहुत कम है, जब ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है और एंगल बहुत छोटा है, उस सिचुएशन में ये आर्क लेंथ और ये सीधी लेंथ ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बताया था ना अभी, बड़ा सा सर्कल है, छोटा सा एंगल है, तो आर्क लेंथ और कोड लेंथ ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कितना? आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। तो ये जो डायमीटर वाली लेंथ है आर इंटू थीटा। तो हम यहां बैठे बैठे कैसे आइडिया लगा लेते हैं कि जो सन का डायमीटर है वो कितना है, इस तरीके से हम वो एंगल मेजर करते हैं। हम एक दूरबीन ऐसे प्रॉपर सेट करके सन के दोनों तरफ, कि भाई इधर से इस वाले एंड को देख रहे हैं, यहां से ये है, इस वाले एंड को देख रहे हैं, यहां से ये है, और इस लाइन के बीच का एंगल निकाल लेंगे, जो कि 1800 सेकंड आया। तो हमें डिस्टेंस सन और अर्थ की पता है। अब तुम कहोगे सर ये डिस्टेंस कैसे पता है? इसको भी पता करने के तरीके होते हैं, पैरालैक्स मेथड होता है, सीखेंगे आगे कभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। ठीक है, तो पैरालैक्स मेथड के थ्रू हम ये डिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं। तो यहां से ये लो आंसर। अभी हमें ट्रिग्नोमेट्री में तो बस ये आर इंटू थीटा की वैल्यू निकालनी है। आर है 1.8 इंटू 10⁻11। क्या थीटा को ये 1800 रख दूं? क्या थीटा को 1800 रख दूं? 1800 रख दूं? बोलो 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 बोलो। नहीं, तो इसको बदलो। सेकंड बेटा, 3600 सेकंड जो होते हैं ना, 3600 सेकंड जो होता है ना, वो बराबर होता है 1 डिग्री। तो 1800 सेकंड कितना हो जाएगा? 1/2 डिग्री। 3600 से डिवाइड कर दो, 1/2 डिग्री। लेकिन हमें तो रेडियन में चाहिए, तो डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं? π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। π/180 करोगे तो ये आएगा π/360 रेडियन, ये रेडियन है। π/360 रेडियन, ये रख दो यहां पे, π/360 रेडियन। तो बताओ डायमीटर कितना आ जाएगा? तो ये आएगा 18 दूनी 36, ठीक है ना, 20 आ जाएगा। 18 दूनी 36 नहीं, 200 आ जाएगा, 200। 1.8 है ना, 18 होता तो ये 20 आता, लेकिन 1.8 है तो 200 आ जाएगा। तो ये 200 का 2 जीरो हटा दो यहां पे, है ना भाई। एक काम करें, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें पहले इसको बना लो, इसको बना लो 180 गुना 10⁻9 गुना पाई डिवाइड बाई 360। अब काट दें, ये 2 हो गए। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये आ रहा है π/2 इंटू 10⁻9 मीटर। π/2 कितना होता है? पाई होता है 3.14/2 गुना 10⁻9 मीटर, 1.57 गुना 10⁻9 मीटर, 1.57 गुना 10⁻9 मीटर, 1.57 गुना 10⁻9। 10⁻10 ना, नहीं नहीं नहीं, 10 क्यों आएगा? 11 था, तो मैंने एक नहीं 2 लिया। देखो 1.8 को 18 बनाओगे, एक 10 जीरो तो उसमें जाएगा, फिर 18 को 180 बनाओगे तो एक जीरो उसमें जाएगा, तो 180 बनाया मैंने। ऐसे कैलकुलेशन है थोड़ी, ठीक है ना, कैलकुलेशन है। अरे कुल मिला के 8 थीटा का ही क्वेश्चन है ये।
पता है, अब तुम सोच रहे हो कि सर ये चीजें हमारे कहाँ काम आती हैं, हमें क्या क्यों सिखा रहे हो, हमें क्या काम आ रही है। बेटा एक बात बताओ, रे ऑप्टिक्स में एक स्पेरिकल मिरर के ऊपर या लेंस के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाए बढ़िया सा कि सन इतना दूर है, इतना एंगल बना रहा है, डायमीटर ऑफ इमेज बताओ, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो वहां पे भी इसी तरीके की कैलकुलेशंस होती हैं। जब इमेज ऑफ सन का डायमीटर पूछे तब ऐसी कैलकुलेशन होंगी। सर डिस्टेंस तो बेस होगा ना, आपने हाइपोटेनियस बना दिया। बेटा कोई हाइपोटेनियस बेस कुछ है ही नहीं बेटा, इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस बेस कहां कुछ है, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, हाइपोटेनियस बेस कर रहे हो तुम। मैंने कोई हाइपोटेनियस बेस नहीं किया, मैंने ये आर, ये थीटा, तो आर थीटा आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ है। ये जो तुम्हें सीधी लाइन दिख रही है ये ऑलमोस्ट कर्व्ड लाइन के बराबर लेंथ की होगी, ठीक है। रेडियन में कन्वर्जन 1800 सेकंड, 3600 सेकंड का 1 डिग्री होता है, कल बताया था। 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 डिग्री में 60 मिनट, तो इस तरीके से 3600 सेकंड हुए थे। 3600 सेकंड का 1 डिग्री तो 1800 सेकंड का आधा डिग्री। आधा डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 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 देखो, क्लियर है। सर राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो एक बात बताओ, ये कह रहा है कि सर रेडियस तो इसके परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें दो दो 90 डिग्री एंगल होते हैं, ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें दो दो 90 डिग्री एंगल होते हैं। बेटा एक्चुअल में मैं तुम्हें अभी क्या बताया, ये एक्चुअल ये वाला डायमीटर नहीं है, ये लेंथ, ये कर्ड लेंथ है, ये कर्ड लेंथ। लेकिन ये एंगल इतना छोटा है, इतना छोटा है कि मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल ऑलमोस्ट 90 है, नॉट 90। ये वाली आर्क लेंथ है आर थीटा, जिसको मैं कोड के बराबर कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत छोटा एंगल है, आधा डिग्री का एंगल है। दिस इज अप्रोक्सीमेशन। मैं कोई पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा रहा हूं, समझो इस बात को, मैं कोई पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, कि बेस बेस बता रहे हो। बिल्कुल, जब डिस्टेंस बहुत, रेडियस बहुत बड़ी है, एंगल बहुत छोटा है, तो आर्क लेंथ और कोड लेंथ ऑलमोस्ट सेम होगा। हमने डायग्राम बना के बताया यार भाई, मैं सीधा भी बोल सकता था बट मैंने डायग्राम बना के समझाया आपको ये चीज। ओके चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। कल का पीडीएफ कहां मिलेगा बेटा, लेक्चर, कल का लेक्चर भी दिखाएगा आपको, आपके अटेंडेंस, मतलब जो अपकमिंग सेशन है वो भी दिखाता है, जो पास्ट सेशन हो चुके हैं वो भी दिखाता है, और उस सेशन के पास में ही आपको लेक्चर पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा। एक होता है नोट्स का ऑप्शन, जो एआई जनरेटेड नोट्स होते हैं, वो नहीं लेना, लेक्चर पीडीएफ लेना, डाउनलोड करना लेक्चर पीडीएफ। ठीक है चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब हम बात करेंगे बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, बेटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइन होते हैं। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, ये एक ट्राइंगल है जिसमें एक 90 डिग्री एंगल है। ऐसे रैंडम किसी भी ट्राइंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात नहीं करते। मतलब आपका ये कोई ट्राइंगल है तो इसमें आप ये एंगल थीटा बोल करके, अब यहां तुम नहीं बोल सकते कि ये बेस हो गया,
ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं डिफाइन कर सकते। रैंडम किसी ट्राइंगल में आप बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस नहीं डिफाइन कर सकते। साइन थीटा सीधा आप वैसे नहीं लिख सकते परपेंडिकुलर, ये उसमें वहां बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस डिफाइन नहीं कर पाओगे। यहां हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइन करते हैं। देखो राइट एंगल ट्राइंगल, यहां ये वाला ट्राइंगल का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो जो ये एंगल है ये सबसे बड़ा है, बाकी दोनों का सम 90 है। ये अकेला 90 है, बाकी दोनों का सम 90 है, तो ये सबसे बड़ा एंगल है। अब एक बात याद रखना हमेशा, एक ट्रायंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होती है। जो एंगल सबसे छोटा होता है उसके सामने की साइड भी सबसे छोटी होती है, याद रखना। बड़ा एंगल के सामने बड़ी साइड, छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटी साइड। ठीक है, ये 90 डिग्री है, बाकी 45 नहीं, कुछ भी हो सकता है, ये 30 हो, वो 60 हो, कुछ भी। लेट सपोज इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं। ठीक है बेटा, इस थीटा के लिए देखो 90 सबसे बड़ी साइड तो ये हो गई, सबसे बड़ी साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको हम एच से लिखेंगे, एच। और जो ये एंगल है थीटा, ये एंगल एक तो हाइपोटेनियस से जुड़ा रहेगा और दूसरी जिस साइड से जुड़ा है, बेटा ये एंगल जिस साइड से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं बेस। कुछ बच्चे सोचते हैं बेस हमेशा नीचे वाला होता है, नहीं। यदि बेटा हम इस एंगल की बात करेंगे तो इस एंगल के लिए ये बेस नहीं होगा। इस वाले एंगल के साथ हाइपोटेनियस के अलावा जो दूसरी साइड जुड़ी है वो ये है, तो इस एंगल के लिए ये बेस होगा। ये भी ध्यान रखने वाली चीज है, बेस जो होता है वो वाला साइड होता है जो उस एंगल से कनेक्टेड साइड है हाइपोटेनियस के अलावा। तो यहां ये बेस हो गया बी, और थीटा ये जो एंगल है इसके जस्ट अपोजिट साइड जो है ये होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको हम पी बोल देंगे, पी। क्या ये बात क्लियर है? हाइपोटेनियस तो फिक्स हो गया, 90 के सामने वाली साइड जो है सबसे बड़ा वो हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया हाइपोटेनियस, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। वेरी गुड भावेश बेटा, वेरी गुड, अच्छे से पढ़ो अब जम जम के। ठीक है, आओ इधर। हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो यहां पे हम तीन साइड है, एक साइड की लेंथ ये है, एक साइड की लेंथ ये है, एक साइड की लेंथ ये है। इन तीन साइड लेंथ के रेस्पेक्ट में हम टोटल 6 रेशियो डिफाइन करते हैं। 6 ही क्यों? क्योंकि यदि मैं आपको 3 नंबर दूं, ए बी और सी, तो आप उनके कितने पॉसिबल रेशियो बना सकते हो? तो आप यही करोगे, ए को बी से रेशियो बनाओगे, ए का सी से रेशियो बनाओगे, बी का सी से रेशियो बनाओगे। फिर एक इसका उल्टा आएगा, ए अपॉन बी का उल्टा, बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन बी। ऐसे टोटल 6 रेशियो बना सकते हो, इससे ज्यादा रेशियो बना ही नहीं सकते। तो इसका मतलब तीन साइड जो है हमारे पास, उनकी जो लेंथ है उनसे मैक्सिमम हम 6 रेशियो बना सकते हैं। उन रेशियोज को नाम दे दिया गया, उन रेशियोज को क्या दे दिया गया? नाम। बोला एक रेशियो को नाम देंगे साइन थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा को डिफाइन किया गया परपेंडिकुलर, जिस भी एंगल, जैसे इस थीटा के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन थीटा डिफाइन किया गया। ऐसे ही दूसरा डिफाइन किया गया कोस थीटा। कोस थीटा जो है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस डिफाइन किया गया। तीसरा डिफाइन किया गया टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से डिफाइन किया गया। ये फिक्स याद रखना है आपने। एक बेटा इसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, याद रखना। ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा होता है, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस।
ऐसे 10 का रेसिप्रोकल को बोलते हैं कोट थीटा, 1/10 थीटा होता है, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेटा साइड के लेंथ के रेशियो हैं, याद रखना, साइन थीटा साइड के लेंथ का रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बेटा यहां से एक चीज ऑब्जर्व करने की है, नोट दैट हमारा जो टेन थीटा है, ध्यान से आप देखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। आप ध्यान से देखो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन और कोस को। जब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही आ जाएगा। तो टेन थीटा जो है वो साइन थीटा और कोस थीटा का रेशियो होता है, मतलब साइन अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा। ये भी आपको ध्यान रखना है। टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। कोट थीटा इनका उल्टा होता है, टेन का उल्टा, कोस अपॉन साइन, मतलब कोट थीटा हो जाएगा कोस अपॉन साइन। कोट थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 10वीं क्लास में सिखा दिए जाते हैं वैसे। क्लियर है? क्लियर है? रेशियोज क्लियर हैं बेटा? अब एक चीज और देखो, देखो हम जानते हैं तीन साइड हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। बेस और परपेंडिकुलर में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, कभी परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है तो कभी बेस बड़ा हो सकता है, लेकिन ये श्योर है हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड। हाइपोटेनियस से बड़ा बेस नहीं हो सकता, हाइपोटेनियस से बड़ा परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस है। हाँ बेटा, बेस, ये जो डेफिनेशन है ना, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, यही राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही डिफाइन होती है। किसी रैंडम ट्रायंगल में तुम बताओ किसे बेस बोल दोगे, किसे परपेंडिकुलर, जिसमें 90 एंगल ही नहीं, उसमें परपेंडिकुलर कैसे डिफाइन कर दोगे? तो किसी रैंडम ट्रायंगल के लिए हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन नहीं करते। यदि आपको इस एंगल की बात भी करनी है ना, तो आप यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालो और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, फिर आप इस एंगल को टेन थीटा से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब इस ट्रायंगल के लिए नहीं कर पाओगे, इसको राइट एंगल बना के फिर आप ट्रायंगल के लिए आप साइन कोस टेन लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे छोटी साइड नहीं हो सकती। मैंने क्या कहा? परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा हो सकता है, हो सकता है परपेंडिकुलर बड़ा हो, भाई ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, तो इसमें ये बड़ी साइड है। ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है जिसमें ये बड़ी साइड है, तो वो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन हाइपोटेनियस से छोटी होंगी। तो उसका मतलब ये है कि हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी होगी, मतलब इसमें जो डिनोमिनेटर है वो एक से बड़ा ही होगा, मतलब डिनोमिनेटर पी से बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये रेशियो एक से छोटा ही आएगा। मतलब बढ़ के बढ़ के बढ़ के मैक्स टू मैक्स एक सिचुएशन आती है जब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के बराबर हो जाए। एक्चुअल में उस सिचुएशन में ये ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं रहता है, ये ऑलमोस्ट एक लाइन बन जाता है। जब आप इस एंगल को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो एंगल है ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, बिल्कुल ओ ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल। मतलब ये कम करते जाओ, परपेंडिकुलर बढ़ाते जाओ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के होंगे, तो ये एक सीधी लाइन बन चुका होता है, वो ट्रायंगल बचता ही नहीं है। फिर उस केस में हम कहते हैं कि साइन थीटा 1 हो गया। अदरवाइज साइन थीटा हमेशा एक से छोटा ही होगा। सेम ऐसे कोस के लिए बेस हमेशा हाइपोटेनियस से छोटा ही होगा, तो कोस जो है वो हमेशा एक से छोटा ही होगा, मैक्स टू मैक्स एक जा सकता है जब वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है? टेन थीटा में टेन थीटा एक से छोटा भी हो सकता है, टेन थीटा एक से बड़ा भी हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप कोसेक थीटा की बात करोगे तो ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है, ये एक से बड़ा ही होगा। ऐसे सेक थीटा भी एक से बड़ा ही होगा, जैसे साइन और कोस एक से छोटे
तो ये एक से बड़े हो जाएंगे इनका रेसिप्रोकल। कॉमन सेंस है, रेशियो है। बड़ी लेंथ अपॉन छोटी लेंथ एक से बड़ा आएगा, छोटी लेंथ अपॉन बड़ी लेंथ एक से छोटा आएगा, कॉमन सेंस। ठीक है, क्लियर? ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। इसके बाद इनकी वैल्यूज पे जाने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम यहां पे देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हम यहां डिफाइन करते हैं। जैसे ये हमारा थीटा है, तो इसके लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम डिफाइन करते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। परपेंडिकुलर वाली लेंथ का स्क्वायर बेस की लेंथ का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस की लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा, हमेशा ये रिलेशन होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को पूरी को h स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बोथ साइड बाई एच स्क्वायर, तो ये आ जाएगा p अपॉन एच का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा b अपॉन एच का होल स्क्वायर, और ये h अपॉन एच मतलब वन का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये तो साइन थीटा है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। बेटा कोस स्क्वायर थीटा का मतलब है कोस थीटा का स्क्वायर, कल बताया था। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा का मतलब है कोस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ये हमेशा 1 के बराबर होगा, ये हमेशा 1 के बराबर होगा। ये आइडेंटिटीज हमें आगे से याद रखनी है, निकालनी नहीं होती है, ये याद रखनी होती है। आप दुनिया का कोई भी एंगल ले लो, कोई भी, कितना ही छोटा कितना ही बड़ा, कोई भी एक एंगल दिमाग में सोच लो, कुछ भी एंगल, और उस एंगल के साइन और कोस की वैल्यू निकालोगे और उनको स्क्वायर करके जोड़ोगे, हमेशा 1 के बराबर आएगा। ऐसा कोई एंगल नहीं जिनके लिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 हो। बस कंडीशन एक है, जो एंगल यहां लिखोगे वो यहां लिखोगे, ये कंडीशन। और इनका सम हर एक एंगल के लिए 1 आएगा, वॉट एवर बी द एंगल। 90 से छोटा, 90 से बड़ा, 0, 90, 180, कुछ भी ले लो, हर एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा। इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं कि आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही ये जो इक्वेशन है, इसमें आप एक काम करो, डिवाइड इसी इक्वेशन में बोथ साइड विद पी स्क्वायर, दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? ये आएगा 1 प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। दोनों तरफ पी से डिवाइड कर दिया। अब जरा देखो बी अपॉन पी क्या है, ढूंढो कहीं, कहीं बी अपॉन पी दिख रहा है? कहीं बी अपॉन पी दिख रहा है? ये रहा, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा। और दूसरा क्या था? एच अपॉन पी, कहीं एच अपॉन पी दिख रहा है? कहीं एच अपॉन पी दिख रहा है? कोसेक थीटा। तो ये तो हो गया 1 प्लस ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम इसी रिलेशन को भाई हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, ये बन गया। हमने पी स्क्वायर से डिवाइड किया, ये बन गया। चलो बी स्क्वायर से भी डिवाइड कर दो। डिवाइड बोथ साइड बाई बी स्क्वायर। अब कोई बोले सर क्यों कर रहे हैं हम डिवाइड? बेटा कुछ रिलेशन निकालने के लिए इस तरीके से कुछ ना कुछ करके उसको एक साइन कोस में कन्वर्ट किया जाता है। ये तो साइन कोस में हो नहीं रहा, तो रेशियो बनाना पड़ेगा। तो रेशियो हम पी के स्क्वायर से भी कर सकते हैं, बी स्क्वायर किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं।
तो इस बार हमने क्या कर दिया, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया p अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये आ गया 1, ये आ गया h अपॉन बी का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो टेन थीटा लिखा हुआ है, तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज बेटा काम आती हैं, ये एज ए फॉर्मूला याद रख लो, किसी भी एंगल के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। और एक चीज और देखो, यहां से ये भी पता चल रहा है कि सेक थीटा जो है वो एक से बड़ा होगा, 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव एक से बड़ा होगा, ठीक है, एच अपॉन बी, हाँ एच अपॉन बी। देखो देखो देखो, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, बोलो बोलो बोलो, नोट करो इसे। हाँ भाई, चलो अब एक चीज दिखाते हैं। देखो कई बार क्या होता है, हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, कोई रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा दे दिया, मान लो कोस थीटा चाहिए, टेन थीटा चाहिए, सेक थीटा चाहिए, ये चाहिए कुछ भी ऐसा, तो उस तरीके से उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो जैसे साइन थीटा की वैल्यू हमें 1/3 दे दी, तो हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी के लिए मैं बोल रहा हूं कि यहां दिया है, गिवन है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा एंगल है, एक्यूट एंगल है, थीटा 90 डिग्री से छोटा एंगल है, एक्यूट एंगल। ठीक है, ओके भाई, हाँ, ताकि ये मैं इसलिए, क्योंकि बेटा जब 90 डिग्री से बड़ा एंगल होता है तो ये रेशियोज निगेटिव वैल्यू भी देने लग जाते हैं, अपन जाएंगे बड़े एंगल के लिए भी जाएंगे। तो यदि एक एंगल साइन थीटा दे दिया, हमें साइन थीटा की वैल्यू दे दी 1/3, तो हमें कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सब निकालने हैं। कैसे निकालें, कैसे निकालें? तो अब ऐसे सिचुएशन में याद करो कि साइन थीटा 1/3 है, इसका मतलब है साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई यहां पे परपेंडिकुलर 1 होगा और हाइपोटेनियस 3 होगा? बोलो बोलो बोलो, यदि साइन थीटा 1/3 है मतलब परपेंडिकुलर 1 होगा और हाइपोटेनियस 3 होगा। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है, क्या पता परपेंडिकुलर 2 रहा हो, हाइपोटेनियस 6 रहा हो, तो भी तो सोल्व करोगे तो 1/3 ही आएगा। क्या पता परपेंडिकुलर 4 रहा हो और हाइपोटेनियस 12 रहा हो, तब भी तो रेशियो 1/3 ही आएगा। भाई रेशियो तो 1/3 आएगा हर केस में, है भाई। तो मैं 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकता कि परपेंडिकुलर 1 ही है, लेकिन हां इतना बोल सकता हूं कि यदि परपेंडिकुलर 1 है तो फिर हाइपोटेनियस 3 रहा होगा, यदि परपेंडिकुलर 2 है तो फिर हाइपोटेनियस उसका 3 गुना रहा होगा, 6, यदि ये 4 है तो उसका 3 गुना रहा होगा, 12। तो मुझे रेशियो चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए भी नहीं, मेरे से पूछा भी नहीं है कि बताओ परपेंडिकुलर कितना होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, मान लूंगा, लेट अज्यूम कर लूंगा, लेट p इज इक्वल टू 1 है, देन
H3 होगा। यदि P1 है तो H3 होगा। आप ले सकते हो कैलकुलेशन के लिए, लेकिन आप श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि P1 ही होगा। आप बोल सकते हो कि हाँ P मान लेते हैं 1 है तो H3 हो जाएगा। तो पाइथागोरस कहता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर होगा। P हो गया 1 तो उसका स्क्वायर, B निकालना है, H हो गया 3 उसका स्क्वायर। तो यहां से बी स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 1 8, तो बी आ जाएगा √8। √8 को बेटा 2√2 भी लिखते हैं, 2√2। बेटा √8 को लिखेंगे, रूट के अंदर 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 मिलकर के बाहर 1 2 आएगा रूट से। अंदर 2 2 मिलेंगे तब बाहर रूट से 1 2 आएगा, और 1 2 रूट के अंदर बच जाएगा। तो √8 मतलब 2√2, √8 मतलब 2√2। ठीक है, बेस आ गया। अब तो चाहे जो निकाल लो, जैसे कोस थीटा निकालना है। क्या होता है कोस थीटा? कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना आया? 2√2। हाइपोटेनियस कितना है? 3। ये लो, बोला टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा निकाल देंगे। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 1। बेस कितना आया? 2√2। ये लो, कोट थीटा निकालो, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, 2√2/1 आ जाएगा। सेक थीटा निकालो, कोस थीटा का उल्टा कर दो, कोस थीटा का उल्टा क्या आएगा? 3/2√2। कोसेक थीटा निकालो, कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कर दो, 3/1। तो ऐसे सारे के सारे रेशियो हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बोलो 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 बोलो, क्या ये बात समझ में आई? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, ठीक है। लीव क्लास का ऑप्शन कौन सी साइड आता है? कौन सी साइड आपका लीव क्लास का? यहां आता है 1 2 3 4। कौन सी साइड आता है लीव क्लास का ऑप्शन? कौन सी साइड आता है? 1 2 3 4 कहां आता है? यहां आता है। अच्छा, तो इतना बड़ा आता है कि ये भी कटता है? ये क्वेश्चन पूरा विजिबल नहीं होता है? लैपटॉप में होता है? लैपटॉप में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, मैं आगे ध्यान रख लूंगा, बाकी थोड़ा इधर। बाकी मेरे ख्याल से यहां कहीं आएगा तो ये क्वेश्चन तो विजिबल होना चाहिए। इतना बिल्कुल कॉर्नर में तो मैं क्वेश्चन को ले जाता भी नहीं हूं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन में यूज आया था, नीट के क्वेश्चन में, इसका था रे ऑप्टिक्स का। बोला कि हम देखो, उसमें हम जानते हैं एक्चुअल में कि वहां पे जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है वो 1/म्यू क्रिटिकल एंगल के लिए होता है। बोला यदि साइन थीटा 1/म्यू है, देन फाइंड कोस थीटा। assume थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। बेटा जैसे एक क्वेश्चन आया था रे ऑप्टिक्स में, क्रिटिकल एंगल, वहां क्रिटिकल एंगल का यूज करना था, लेकिन हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला 1/म्यू होता है। तो मैंने दे दिया कि क्रिटिकल एंगल 1/म्यू है, साइन थीटा 1/म्यू। तो उस केस में हमें कोस थीटा निकालना था, तो कैसे निकालोगे? तो ये क्वेश्चन का पार्ट होता है। जब आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं, देखो यहां साइन थीटा जो है, यहां 1/म्यू दे रखा है। तो ऐसे केस में इसको
इसको लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 1 ले लो, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा म्यू, तो बेस क्या निकालोगे, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो गया 1 का स्क्वायर, बेस निकालना है, ये हो गया म्यू का स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट, हाँ या ना, म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट आ जाएगा। देखो म्यू स्क्वायर माइनस 1 और बी स्क्वायर की वैल्यू है तो बी आ जाएगा रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो हमें निकालना है कोस थीटा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आ गया रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेनियस कितना था म्यू, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा कोस थीटा की वैल्यू। तो जब मैं आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे ऐसी चीजें आपको यूज होंगी, रे ऑप्टिक्स क्या किसी भी चैप्टर में यूज हो सकती है। आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है, लेकिन आपको सोल्व करके दूसरा निकालना है, आपको सॉल्यूशन के लिए दूसरा चाहिए, तो आप इस तरीके से निकालोगे। ओके, आइडेंटिटी से नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, आप उससे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। मेथड 2 ये भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप यहां से कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना आएगा 1 अपॉन म्यू का स्क्वायर, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर का रूट, तो ऊपर तो बच जाएगा रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1 और नीचे म्यू आ जाएगा रूट से बाहर, जब रूट से बाहर लोगे तो म्यू आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। आप आइडेंटिटी से भी सोल्व कर सकते हैं, आप सीधा हाइपोटेनियस बेस इनसे भी सोल्व कर सकते हैं। सर कैटेगरी से हूं, मुझे 500 तक चाहिए, बोल रहे हैं फिजिक्स मत पढ़ो, कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं बेटा, इस साल नहीं पढ़ोगे तो फिर एक साल ड्रॉप लेके फिर पढ़ोगे, तुम्हारी मर्जी, किसी के बोलने पे जाओगे या खुद करोगे। और ये मत सोचा तो करो मुझे 500 तक चाहिए, तुम मेहनत करो, मार्क्स के पीछे ऐसे नहीं करते हैं, 500 तक चाहिए मैं तो बस इतना ही पढ़ूंगा। हाँ जितना तो तुम करके आओगे उतना तो तुम पूरा 100% करके आओगे। हाँ पूरे साल तुमने फिजिक्स नहीं पढ़ी, तुम केमिस्ट्री और बायो पढ़ोगे, वो तो तुम 100% करके आ जाओगे। केमिस्ट्री 360 और 180, ये 540 हो गया, ज्यादा से ज्यादा 5-10 नंबर गलती होगी और ये लो गया। ऐसे होता है, ऐसे होता है, जो टॉपर होता है ना वो भी नहीं सोचता इतना तो जितना तू सोच रहा है। चलो जल्दी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ये वैल्यू भरो बेटा। ये टेबल जो है आपको भरनी है मेरे साथ, अभी आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लेना बेटा। कुछ सर्टेन एंगल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हमें याद रखनी होती है। आपसे साइन 20 डिग्री की वैल्यू कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जो कुछ सर्टेन एंगल हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 30 डिग्री की जगह आपको पाई बाई 6 भी लिखा हो सकता है, 45 की जगह पाई बाई 4 भी आपको लिखा हो सकता है, 60 की जगह पाई बाई 3 भी आपको लिखा हो सकता है, 90 की जगह पाई बाई 2 भी आपको लिखा हो सकता है। जीरो तो जीरो ही है, डिग्री रेडियन दोनों में ही। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए बेटा, याद होनी चाहिए। मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। साइन 0 0 बोलेंगे ऐसे, साइन 0 इज 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2,
एंड साइन 91, ये याद करना है, ये याद करना है। ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व की तुमने, जब थीटा बढ़ाते जा रहे हो तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, 0 से बढ़ते बढ़ते 90 पर 1 हो गई। कोस थीटा, कोस 0 इज 1, कोस 0 पे 1 होता है। फिर जब 30 पे जाओगे तो √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2 45 पर हो जाएगा, फिर 60 पर 1/2 हो जाएगा और 90 पर 0 हो जाएगा। आप ध्यान से देखोगे तो कोस थीटा घटता जा रहा है, 1 से घटते घटते 90 डिग्री पर ये 0 हो गया। कोस 90 0 होता है, कोस 0 पर 1 होता है। साइन ऐसे बढ़ रहा है, कोस घट रहा है। आप देखोगे तो ये वैल्यू घूम गई, ऐसे ऐसे घूम गई। ऐसे ही टेन थीटा, टेन 0 इज 0, टेन 30 इज 1/√3, टेन 45 इज 1, टेन 60 इज √3 एंड टेन 90 इज इनफाइनाइट। हम फिजिक्स में बोल देते हैं इनफाइनाइट, लेकिन एक्चुअल में ये होती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। मैथमेटिक्स में इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, टेन थीटा, टेन 90। ठीक है ना, टेन 90 नॉट डिफाइंड, 1/0 जैसी चीज बनती है। लेकिन फिजिक्स में हम इसको नॉट डिफाइंड नहीं लेते, हम बोलते हैं टेन 90 बहुत बड़ी वैल्यू है, इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट वैल्यू है। कोट में करोगे तो कोट 0 पे इनफाइनाइट आएगा, फिर आएगा √3, घटती जाएगी ये इनफाइनाइट से √3, फिर हो गया 1, फिर हो गया 1/√3 और कोट 90 0 हो जाएगा, कोट 90 0 हो जाएगा। ऐसे ही सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल, तो 1/कोस थीटा होता है सेक थीटा, तो 1/1 तो 1 हो गया। इसका उल्टा करोगे तो ये आएगा 2/√3, इसका उल्टा करोगे तो ये आएगा √2, इसका उल्टा करोगे तो ये आएगा 2, इसका उल्टा करोगे तो 1/0 इनफाइनाइट। ऐसे ही कोसेक साइन का उल्टा होता है, ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 1, ये कोसेक थीटा। बेटा इसमें एटलीस्ट ये 3 याद करने ही करने हैं, साइन कोस टेन। कोट की तो कभी भी जरूरत पड़े टेन का उल्टा कर लो, सेक की जरूरत पड़े कोस का उल्टा कर लो, कोसेक की जरूरत पड़े तो साइन का उल्टा कर लो, उससे काम चल जाता है। लेकिन ये 3 तो याद करने ही पड़ेंगे, ये 3 तो याद करने ही पड़ेंगे। सभी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कर लेना बेटा, नहीं है तो कर लेना। आपको एक नोट करके ऑब्जर्वेशन लिखवा देता हूं, कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको याद रखने हैं। कौन से? पहला, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा, ये अभी मत लिखो, चलो अभी लिखो। लिख लो चलो। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा जब 90 से छोटा है। आप जब एंगल इंक्रीज करते हैं, जब आप एंगल को इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। कोस थीटा जो है वो डिक्रीज होता है और टेन थीटा जो है वो इंक्रीज होता है। साइन कोस टेन के बारे में ही हम ज्यादा चीजें याद रखते हैं। याद रखना, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं बोल सकते कि थीटा बढ़ाने पर हमेशा साइन थीटा बढ़ता ही है, नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब थीटा 90 से छोटा है, उस सिचुएशन में
थीटा बढ़ाने पर साइन थीटा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, कोस थीटा घटता है घटता है घटता है घटता है, टेन थीटा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, थीटा इंक्रीज मतलब बड़े एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल की बात हो रही है। बड़े एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू बड़ी होगी, बड़े एंगल के लिए कोस थीटा की वैल्यू छोटी होगी, बड़े एंगल के लिए टेन थीटा की वैल्यू बड़ी होगी, मतलब बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर भाई। मंथन अचीवर बेटा, मंथन अचीवर स्टार्ट हो जाएगा भाई, अभी अभी एकदम से स्टार्ट नहीं करें, रिजल्ट के बाद स्टार्ट करेंगे। मंथन अचीवर की थीम क्या थी? आपको पूरे एक चैप्टर का एक वीडियो एक दिन मिलेगा, लेकिन वो चीज रिजल्ट के बाद स्टार्ट होगा। उसका अनाउंसमेंट आपको हो जाएगा। अभी पहला चैप्टर तो हो, तभी तो उसका वन शॉट रहेगा, और दोनों में से एक ही चीज फॉलो करनी है, दोनों नहीं। ठीक है, चलो। साइन थीटा तो इंक्रीज करेगा, कोस थीटा डिक्रीज करेगा, टेन थीटा इंक्रीज करेगा। दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा विल बी 1। साइन और कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मतलब साइन थीटा जो है वो हमेशा एक से छोटा ही होगा, या मैक्स टू मैक्स एक के बराबर हो सकता है। कोस भी एक से छोटा ही होगा, मैक्स टू मैक्स एक के बराबर हो सकता है। जब थीटा 0 डिग्री है उस समय साइन तो 0 होता है एंड कोस 1 होता है, और जब थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा तो 90 पर 1 हो जाता है और कोस थीटा 0। ये मत सोचना कि दोनों एक साथ 1 हो, दोनों एक साथ 1 नहीं होंगे। एक जब 1 है तो दूसरा 0 होगा, एक जब 0 है तो दूसरा 1 होगा, इस तरीके से। ठीक है, कोस 90 0 होता है और कोस 0 1 होता है। कोस 90 पे 0 है तो मैक्स कैसे हुआ? अरे भाई बेटा, थीटा 90 हुआ है, कोस थीटा घटा है, कोस 0 पर मैक्सिमम होता है। कोस की वैल्यू 0 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। मैंने यहां ये थोड़ा ना लिखा है कौन कब मैक्सिमम होता है, मैंने कहा मैक्सिमम वैल्यू साइन की भी और कोस की भी 1 होती है। वो बात अलग है कि साइन 0 पर मैक्सिमम नहीं होता, साइन 90 पर जाके मैक्सिमम होता है, क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है। कोस घटता जाता है, इनिशियली मैक्सिमम है 0 डिग्री पर। ठीक है, चलो। एक स्पेशल एंगल आता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, एक स्पेशल एंगल आता है जो फिजिक्स में हम यहां काम में लेते हैं, 37 डिग्री, और इसका 90 में से माइनस करोगे 53 डिग्री। 37 और 53 डिग्री बेटा एक स्पेशल ट्राइंगल होता है जो हम यहां पे काम में लेंगे। जिसमें एक साइड लेंथ हो 3 यूनिट की, दूसरी है 4 यूनिट की, और तीसरी है 5। अब ये 3 मीटर भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। 3 4 5, 3 4 5। इस ट्राइंगल में बेटा सबसे बड़ी साइड के सामने तो सबसे बड़ा एंगल 90 हो गया, सबसे छोटी साइड के सामने सबसे छोटा एंगल होगा। ये जो एंगल होता है ना, ये लगभग 37 डिग्री होता है, लगभग 37 डिग्री।
ये वाला जो एंगल होता है लगभग 37 डिग्री एंगल होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। मैथमेटिक्स इसको सही नहीं मानती, फिजिक्स में हम इसको लेते हैं, कंसीडर करके चलते हैं, 37 डिग्री लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। सारे बाकी √3 √2 ऐसे अजीब से एंगल हैं, यहां पे अच्छे खासे वैल्यू आती है। इस ट्रायंगल में यदि आप बात करोगे साइन 37 की, साइन 37 डिग्री, तो तुम ही बताओ कितना आएगा बेटा। इस एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। बताओ साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 3/5 हो गया। ये याद रखना है आपको। ऐसे ही साइन की बजाय कोस निकालोगे, कोस 37, कोस 37 ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो 4/5 हो जाएगा। ऐसे ही निकालोगे tan 37, तो tan 37 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी है बेटा। ये 37 है तो ये एंगल 53 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 90 है और 180 होता है, तो जिसमें से 90 तो ये हो गया, तो बचे हुए ये दोनों भी 90 होंगे, तो ये 37 होगा, तो ये 53 होगा। अब तुम बताओ उस 53 के लिए बेटा, इस एंगल के लिए ये तो होगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल से जुड़ा हुआ बेस, और ये हाइपोटेनियस। तो तुम ही बताओ साइन 53 क्या लिखोगे? जो 53 वाला एंगल है, इसके लिए साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा इस ट्राइंगल में ये बेस हो गया, इस एंगल के लिए जो एंगल से जुड़ा हुआ है वो बेस, और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन 53 लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 4/5। कोस 53 निकालोगे तो बेस, इस ट्रायंगल में ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस, 3/5। और tan 53 इस ट्रायंगल में tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी 4/3, ये हो। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। इसमें थोड़ा पिछला जो मैंने एनालिसिस लिखवाया है वो बड़ा काम करता है। देखो कंफ्यूजन पता क्या होता है, साइन और कोस में कंफ्यूजन ये होता है, देखो ये तो फिक्स है, एक 3/5 है, एक 4/5 है। अब 37 3/5 है या 53, तो इसके लिए देखो जैसे साइन थीटा जो होता है, मुझे पता है एंगल बढ़ने पर बढ़ता है, तो छोटे एंगल पे छोटी वैल्यू, बड़े एंगल पे बड़ी वैल्यू। तो साइन 37 छोटा एंगल है, 53 बड़ा एंगल है, तो छोटे एंगल पे छोटी वैल्यू, बड़े एंगल पे बड़ी वैल्यू। कोस के साथ उल्टा होता है, कोस जैसे एंगल बढ़ाते हैं घटता है, तो देखो छोटे एंगल पे बड़ी वैल्यू, बड़े एंगल पे छोटी वैल्यू। ऐसे ही टेन थीटा में कंफ्यूजन होता है कि 3/4 कब, 4/3 कब, तो फिर वही बात, टेन थीटा में थीटा बढ़ाने पर टेन थीटा बढ़ता है, छोटे एंगल पे छोटी वैल्यू, बड़े एंगल पे बड़ी वैल्यू। तो इस लॉजिक से कभी यदि कंफ्यूज भी हो रहे होगे ना, तो आप कर पाओगे, आप कर पाओगे। 3 4 5 कैसे आया बेटा? ये एक स्पेशल ट्राइंगल है। देखो 3 4 5 की खासियत है कि ये पाइथागोरस फॉलो करता है, ऐसे 2 3 4 नहीं लिख सकते, वो पाइथागोरस फॉलो नहीं करेगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा जिसकी साइड 2 3 4 लेंथ की हो। 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। कभी आपके घरों में कोई कारीगर वगैरह काम कर रहे हो ना, तो ये इनको भी पता होता है 3 4 5 वाला ये मेथड लगाते हैं। ये गुनिया में जब करते हैं ना, गुनिया में जब रूम बना रहे हैं तो दो दीवार एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यानी कैसे चेक करोगे? तुमने एक टाइल काटी, वो टाइल एक के जो कॉर्नर जो कॉर्नर बन रहे हैं वो एकदम परपेंडिकुलर हैं यानी कैसे पता करोगे? ऐसे ऐसे देखने पे नहीं पता लगती है कि चीजें परपेंडिकुलर हैं। कभी नाप जोक करना, जब आपको नींव खुदाई हो रही हो, नींव की खुदाई, तो वो आप देखना कि कैसे मेजर करेंगे कि परपेंडिकुलर है या नहीं, तो वो इस 3 4 5 इस पाइथागोरस को फॉलो करते हैं। तो वो क्या करेंगे, 3 फीट एक तरफ नापेंगे, 4 फीट एक तरफ नापेंगे, और उसको उन साइड को तब तक इधर उधर करते जाएंगे जब तक कि 5 फीट ऐसे हाइपोटेनियस ना हो जाए, और जैसे 5 फीट होगा मतलब वो वाला एंगल अपने आप 90 डिग्री हो चुका होगा। वो इस तरीके से परपेंडिकुलर करते हैं। हाँ 3 4 5 की जगह आप और कुछ भी ले सकते हो, बस पाइथागोरस फॉलो करनी चाहिए, पाइथागोरस फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? बोलो बोलो बोलो।
सेट है भाई ये बात? चलो ये निकालो, क्या आंसर आएगा? क्विज बनाते हैं, चलो इसको क्विज बनाते हैं। हद हो गई, 25% बच्चे तो इसको भी गलत कर रहे हैं भाई, 25% बच्चे तो इसको भी गलत कर रहे हैं। क्या करूं तुम्हारा, है भाई? अरे साइन 30 1/2 होता है, नीचे कोस 60 ये भी 1/2 होता है। 1 आ गया, साइन 30 भी 1/2, कोस 60 भी 1/2, सेम हो गए, 1 रेशियो आ गया। चलो इस ट्रायंगल के लिए निकालो, इस ट्रायंगल के लिए निकालो। वैसे क्या इस ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस सीधा लिख दूं, बेस 8 पर ऐसा लिख दूं? है भाई, क्या ऐसा लिख दूं? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो इसको कैसे करें, इस थीटा को कैसे सोल्व करें? तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहां से पहले इसको परपेंडिकुलर डाल के इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, परपेंडिकुलर डालो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। अब अच्छी बात बताऊं क्या है, ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें ये दोनों साइड बराबर हैं। ध्यान से देखो, ये वाली साइड ये वाली साइड के बराबर। जब यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये परपेंडिकुलर इस सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये टोटल 8 है, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये 8 का आधा 4 मीटर हो जाएगी। जब यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो बाइसेक्ट करेगी। अब ये देखो, इस ट्रायंगल में हमें ये परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। ये होगा रूट ओवर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके बराबर, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो रूट ओवर 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, √20 हो जाएगा। √20 होता है बेटा 4 पंजू 20, 4 × 5। √20 जो होता है वो 4 × 5 होता है। 4 का बाहर 2 आ जाएगा और 5 रूट के अंदर बचेगा, 2√5। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये 2√5 आ गया। तो अब इस ट्राइंगल के लिए आप चाहे जो लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा लिखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखते हैं। परपेंडिकुलर है 2√5 इस थीटा के लिए, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस 6 है, तो ये आ गया √5/3। क्या मैच कर रहा है? कर रहा है। आप कोस थीटा लिखना चाहो तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 6, 2/3। क्या मैच कर रहा है? कर रहा है। यदि मेरे को टेन थीटा लिखना है तो टेन थीटा लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हुआ 2√3 2√5 और बेस हुआ 4, तो ये आ गया √5/2, √5/2। तीनों मैच कर रहे हैं, आंसर डी आ गया। तीनों मैच कर रहे हैं, आंसर डी आ गया। देखो 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 देखो, आंसर डी आ गया। क्या बोलते हो भाई, क्या बोलते हो? सेट है ये बात?
सेट है ये बात? देखो देखो देखो, क्लियर है? श्योर? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ काम की चीजें सीखेंगे, थोड़ा सा अलग। देखो अभी तक हमने जो बात किया है वो 90 से छोटे एंगल की बात की है। अब हम इन जनरल थोड़े एंगल की बढ़ाएंगे रेंज। अभी तक हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 90 से छोटे एंगल के लिए देखी है। 90 से बड़े में क्या होगा? सारे क्वेश्चन में नंबरिंग कर देना। क्यों नंबरिंग कर दूं भाई? मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन है, उसी पेज पे सब कुछ है, तो नंबरिंग की क्या जरूरत है? नंबरिंग क्यों करने बैठूं मैं? क्या फायदा हो जाएगा नंबरिंग से? मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही। कोई ऐसे फिक्स थोड़ा होते हैं, मैं कभी कभी क्वेश्चन बीच में भी लिख देता हूं, कैसे नंबरिंग चलेगी भाई? सारे क्वेश्चन इसमें थोड़ा ना लिखे होते हैं। मैं आपने कहा सर एक और क्वेश्चन करवाओ, मैंने एक और करवा दिया उसमें, तो नंबरिंग कैसे लिखूं? सर क्वेश्चन नहीं लिखना होगा कॉपी में, फिर तो क्वेश्चन लिखो ना, उसमें नंबरिंग से क्या मतलब है? अच्छा, आप सॉल्यूशन अभी लिख लेते हो, क्वेश्चन बाद में लिखते हो, तो यार इतना तो याद रहता ही है ना उसी दिन की, भाई इसका किसका सॉल्यूशन है। चलो चलो अब आगे बढ़े। क्वाड्रेंट, आप जानते हो क्वाड्रेंट क्या होते हैं? हम हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है? ये 4 क्वाड्रेंट बन गए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। देखो यहां जैसे कोई पॉइंट है, आप इसको इससे मिलाओगे तो ये इसका जो पोजीशन है इस पॉइंट का, ये जो पोजीशन है, ये प्लस एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बना रहा है, इसे हम थीटा बोल देते हैं। थीटा, कि हम जिस पॉइंट पे हैं उसका ओरिजिन से जो ये पोजीशन वेक्टर है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं, कितना एंगल बन रहा है उस एंगल को हम थीटा बोलते हैं। तो यहां एक्स एक्सिस मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, और वाई एक्सिस मतलब यहां थीटा 90 डिग्री हो जाता है। और आगे बढ़ोगे तो यहां थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, और आगे बढ़ोगे तो थीटा यहां 270 डिग्री हो जाएगा, 90 90 बढ़ता जाता है। और आगे बढ़ोगे तो यहां थीटा 360 डिग्री हो जाएगा। बेटा याद रखना 360 डिग्री एंगल 0 डिग्री एंगल के बराबर ही होता है। जब आप एक 0 डिग्री की बात करो या 360 की, वही बात, एक ही बात है। जैसे आपने मान लो 10 डिग्री की बात की, तो 370 डिग्री हो या 10, 360 के बाद एंगल रिपीट होने लग जाएंगे। एंगल थीटा 360 से बड़ा करोगे तो वो रिपीट होगा। 361 का मतलब है 1 डिग्री, 362 का मतलब है 2 डिग्री, 370 का मतलब है 10 डिग्री, 380 का मतलब है 20 डिग्री। ऐसे एंगल वापस रिपीट करने लग जाएंगे। अब बोलने में तुम जाओ तो यहां 450, 9 5 45, इसमें इससे 360 से 90 ऐड करोगे 450, बट वो 90 के इक्वलेंट है। तो 360 डिग्री इज इक्वलेंट टू 0 डिग्री। 0 डिग्री, सीधी सीधी बात है। तो यहां पे इस थीटा के अलग अलग क्वाड्रेंट बने 4, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा जो होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है। 0 डिग्री एक्स एक्सिस हो गया, 90 डिग्री वाई एक्सिस हो गया, इन बिटवीन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट,
ये आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो 90 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। 90 और 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें जो थीटा होगा वो 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। और फिर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें थीटा 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ये क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इसके बाद और बड़ा एंगल, 360 से बड़े एंगल पे जाओगे तो फिफ्थ नहीं आएगा वो, अब वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। क्वाड्रेंट यही होता है। क्वाड मतलब फोर, मतलब टोटल एंगल, टोटल कोऑर्डिनेट सिस्टम के चार हिस्से, चार क्वाड मतलब चार हिस्सा। हाफ, जैसे हाफ होता है, कभी किसी ट्रिपलेट करे 3 हिस्सों में बांटे, ऐसे क्वाड मतलब 4 हिस्सों में बांटना। तो टोटल इस 360 डिग्री एंगल को 4 हिस्सों में बांट दिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलते हैं। हम हमारी मर्जी से फर्स्ट सेकंड नहीं कर सकते, वो साइन कन्वेंशन यही है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बढ़ता जाएगा। बेटा 120 डिग्री, हम यहां से 120 इधर ही चलेंगे, हम यहां से 120 इधर नहीं चल सकते। यदि क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो निगेटिव एंगल है। कोई 30 डिग्री बोलेगा तो मैं यही बताऊंगा, 30 इधर नहीं बता सकता, वो -30 है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट क्लियर हुए? अच्छा, अब जब बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, जैसे जरूरी थोड़ा है कि हमसे सिर्फ 30 पूछेगा, हमसे 120 भी पूछ सकता है, 150 भी पूछ सकता है, 210 डिग्री की भी वैल्यू पूछ सकता है, साइन 210 की बताओ। जो भी 30, 60, 45, 90, 0, इन एंगल के टर्म्स में जिस भी एंगल की वैल्यू निकाली जा सकती है वो पूछ सकता है हमसे। तो वो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर मेथड होता है, और वो मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 3 स्टेप्स बताऊंगा, वो स्टेप्स के फॉर्म में ही याद रखना, उनकी सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 क्या लेना है, स्टेप 2 क्या लेना है, स्टेप 3 क्या लेना है। 3 स्टेप में आप किसी भी बड़े एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी बड़े एंगल को छोटे एंगल के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 स्टेप में पहला स्टेप है स्टेप 1, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। बहुत इजी 3 स्टेप हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पहचानो, इससे आसान तो क्या, अभी तो बता ही दिया, क्वाड्रेंट पहचानना तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है भाई। क्वाड्रेंट पहचानना तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं। तुम कहोगे हाँ सर क्वाड्रेंट में कौन सी बड़ी बात है, सही बात, क्वाड्रेंट में कोई बड़ी बात है ही नहीं एक्चुअल में। फिर भी थोड़ा मैं समझाऊंगा अलग तरीके से, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल जो भी होगा, जैसे कोई भी एंगल होता है, हम उसको क्या करते हैं, 90 के प्लस माइनस, 180 से प्लस माइनस, 270 से प्लस माइनस, या मतलब हम ये जो हिस्से दिख रहे हैं ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इनके प्लस माइनस में एंगल को तोड़ लेते हैं। मुझे क्या करना है, जैसे 150 डिग्री लिखा हुआ है, ये 90 से बड़ा एंगल है, मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं 90 प्लस 60। देखो हमेशा 90, 180, 270 इन्हीं के टर्म्स में तोड़ते हैं।
तो इसको चाहूं तो मैं 90 प्लस 60 भी लिख सकता हूं, और चाहूं तो इसको 180 माइनस 30 भी लिख सकता हूं। मतलब ये जो हमारे एक्सिस हैं, इनके साथ एंगल में तोड़ लेते हैं और दूसरा एंगल एक्यूट ले लेते हैं, छोटा एंगल जो हमें पता है। भाई 60 की वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है, 150 की नहीं पता। तो ऐसे एंगल में हम इसको ब्रेक करते हैं 90 180 का यूज करके, जिस एंगल की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीधा सीधा थीटा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि थीटा यदि 90 से छोटा है तो उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, थीटा थीटा ही रखो। ठीक है, यदि इन केस अभी कभी ब्रेक भी करते हैं तो आपको एंगल ऐसा दिख सकता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 90 से कम, माइनस 90 माइनस 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट का। 90 प्लस कोई चीज लिखी हुई है, तुमने ऐसे तोड़ा जैसे 90 प्लस 60, 90 प्लस, तो इसका मतलब आप यहां पे पहुंच गए हो 90 प्लस थीटा। आपको यहां ऐसा भी मिलेगा 180 माइनस थीटा। जैसे ये भी तो वही बात है, ये भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, 180 से कम, 180 माइनस थीटा। तो 90 से ज्यादा, 180 से कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से ज्यादा तो 180 प्लस, यहां आपको मिलेगा 180 प्लस थीटा, या यहां मिलेगा आपको 270 माइनस थीटा। क्या ये कोई मुश्किल काम है बेटा? क्या ये कोई मुश्किल काम है क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना? 270 माइनस थीटा, 270 माइनस 270 से कम थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे दिमाग लगाएंगे। 270 से ज्यादा चला गया, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये डिग्री है सारे, है ना। रेडियन भी लिख सकते हैं, 90 को पाई बाई 2, 180 को पाई, ऐसे लिख सकते हैं। 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। इसको 360 को मैं जीरो भी लिख सकता हूं, इसको मैं जीरो भी लिख सकता हूं, तो माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, सिंपल माइनस थीटा। 360 इज इक्वल टू जीरो। ऐसे यहां 360 प्लस थीटा भी हो सकता है, 360 प्लस, जैसे 370 गया तो 360 प्लस 10, 380 गया तो 360 प्लस 20, प्लस ऐसा हो गया। तो क्या ये क्वाड्रेंट पहचानना कोई मुश्किल काम है? मेरे को हाँ या ना का जवाब दो। क्या क्वाड्रेंट पहचानना कोई मुश्किल काम है? ध्यान से देखना, 3 स्टेप पूरे सिखाऊंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैं करना क्या चाह रहा हूं। पहला स्टेप हो गया, बोलो यस सर, डन है, यहां तक कोई दिक्कत? स्टेप 2, अब दूसरा कदम है, आपने देखो देखो सीक्वेंस बहुत मैटर करती है। आपने ये पहचान लिया कि कौन से क्वाड्रेंट के एंगल की बात हो रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द साइन ऑफ द गिवन फंक्शन in that quadrant। जैसे आपको फंक्शन यहां क्या होगा, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनको हम फंक्शन बोल रहे हैं। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आपकी वैल्यू निकालनी है, साइन की निकालनी है, कोस की, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ये आइडेंटिफाई करो कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होता है। इसका एक तरीका होता है, यदि मुझे चेक करना हो कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव वैल्यू देता है, कौन सा निगेटिव वैल्यू देता है, इसके लिए एएसटीसी रूल चलता है, एएसटीसी रूल। अब ये एएसटीसी रूल क्या है, ध्यान से देखना। हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बेटा पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। पहले मैं क्वाड्रेंट लिख देता हूं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट,
पहले क्वाड्रेंट में ऑल गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। पहले क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, कोई भी 90 से छोटे एंगल में हमने सारी वैल्यू निकाल के देखी, पॉजिटिव होती है। लेकिन जब 90 से बड़ा हो, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो, तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू, साइन एंड इसका उल्टा साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। रेस्ट गिव्स निगेटिव वैल्यू, बाकी सब निगेटिव वैल्यू देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक ये पॉजिटिव देते हैं, बाकी सब निगेटिव। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल ले रहे हैं, जैसे 180 से बड़ा, 270 से छोटा, तो उस क्वाड्रेंट में 10 और उसका उल्टा कोट गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू। रेस्ट ऑल गिव्स निगेटिव, बाकी सब निगेटिव है। ऐसे ही आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो यहां पर कोस और उसका रेसिप्रोकल 1/कोस हो जाएगा, सेक गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, रेस्ट गिव्स निगेटिव वैल्यू। इसको याद करने का तरीका होता है ASTC रूल। ये ASTC रूल क्या है? A स्टैंड्स फॉर ऑल, S स्टैंड्स फॉर साइन, T स्टैंड्स फॉर टेन, ये कोस। तो ये बताता है कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन, अब साइन तो साइन का उल्टा कोसेक भी होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में 10 तो 10 का उल्टा कोट भी होगा पॉजिटिव, चौथे क्वाड्रेंट में कोस का उल्टा सेक भी पॉजिटिव होगा। तो ASTC रूल बोलते हैं। अब इसको अलग अलग तरीके से याद रखते हैं। ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, हाँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अब जो भी है ASTC नाम याद रख लो ना, क्यों फालतू में वो करना है। ASTC रूल, ASTC रूल, क्या ये बात क्लियर है? ASTC रूल क्या है? किस क्वाड्रेंट में कौन सा, मतलब किस एंगल के लिए आपको मैं कोई भी एंगल मैं बोलूं कि 250, तो 250 का मतलब 270 से 20 का मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में 10 पॉजिटिव होगा, कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, साइन निगेटिव, कोस निगेटिव, सेक निगेटिव, कोसेक निगेटिव, 10 पॉजिटिव। इस तरीके से कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहां से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, क्लियर? थर्ड स्टेप, स्टेप 3, ये 3 स्टेप आप याद करके ले आओगे अगली क्लास में, फिर मैं इसको यूज करना सिखाऊंगा। स्टेप 3 होता है इंटरचेंज और नो इंटरचेंज। इंटरचेंज और नो इंटरचेंज रूल। एक्चुअल में देखो क्या होता है, जब हम मान लो किसी की वैल्यू, हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कई क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं या कई एंगल ऐसे होते हैं जिसमें इंटरचेंज होता है, और कई एंगल ऐसे होते हैं जिसमें इंटरचेंज नहीं होता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसके तरीका क्या है, देखो, हम दो कैटेगरी बनाते हैं। एक तरफ बनाते हैं इंटरचेंज होने वाले, और दूसरी तरफ बनाते हैं नो इंटरचेंज वाले। किस सिचुएशन में इंटरचेंज होगा साइन कोस में, या मैं बताऊंगा किस में इंटरचेंज की बात हो रही है। पहले समझो कि इंटरचेंज का कैटेगरी कौन सा है। जब भी कुछ ऐसा एंगल हो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा,
मतलब 90 प्लस माइनस थीटा वाले जो कैटेगरी है, 90 से प्लस लिखा है या 90 से माइनस लिखा है, ये इंटरचेंज होगा। और 90 का ओड मल्टीपल 270, 90 का 3 गुना प्लस माइनस थीटा, और 450, ऐसे मतलब सिंपल सी बात है, 90 इंटू ओड नंबर, 90 का ओड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा, ये इंटरचेंज कैटेगरी के होते हैं। दूसरी तरफ होता है नो इंटरचेंज वाले, 90 के इवन मल्टीपल, जैसे 180 प्लस माइनस थीटा, ये नो इंटरचेंज कैटेगरी के हैं। 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा है, 360 प्लस थीटा है, 360 माइनस थीटा है, या सिंपल माइनस थीटा लिखा हुआ है, वो भी एक ही बात है, 360 तो जीरो के इक्वलेंट है। या मैं कहूं 90 का इवन मल्टीपल, इवन नंबर, 90 का इवन नंबर कोई भी ले लो, 360 के बाद कितना आएगा, 9 की 54, 540 आएगा, फिर 9 इंटू 72 720 आएगा, ऐसे 720 प्लस माइनस थीटा, ये सारे नो इंटरचेंज कैटेगरी के हैं। अब देखो इंटरचेंज में तो क्या होता है, हमारा जो साइन है वो कोस में कन्वर्ट हो जाता है, और कोस जो है साइन में, यदि हमें साइन की वैल्यू पूछी है तो हम उसको में कोस कर देंगे, तो कोस पूछा है तो साइन कोस में हो जाएगा, कोस साइन में। ऐसे टेन जो है वो कोट में कन्वर्ट होगा और कोट टेन में कन्वर्ट होगा, इंटरचेंज जैसे आपस में। ऐसे ही सेक लिखा हुआ है तो वो कोसेक बन जाएगा, और कोसेक लिखा हुआ है तो सेक बन जाएगा, इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज का यही मतलब है, मतलब साइन को कोस कर देंगे, कोस को साइन, टेन को कोट, कोट को सेक, टेन को कोट को टेन, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक। यहां नो इंटरचेंज, यहां साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा। ये 3 स्टेप्स आपको याद करके लानी है। आपको ये याद करके आना है कि पहला स्टेप ये होता है, कैसे क्वाड्रेंट पहचानने, वो हमें आना चाहिए। दूसरा स्टेप उसका साइन पहचानना उस क्वाड्रेंट में, कि आंसर प्लस का होगा या माइनस का होगा, मतलब हम जो कन्वर्ट करेंगे वो प्लस का फंक्शन आएगा या माइनस का, इससे पहचानते हैं। तीसरा होता है कि जो हम एंगल कन्वर्जन कर रहे हैं उसमें किस तरीके का होगा वो आएगा। टेंशन मत लो, इनको यूज कैसे करना है वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सिखाऊंगा आपको। ये 3 रूल याद करके आने हैं, इनका सीक्वेंस बहुत मैटर है। हम स्टेप 3 को पहले नहीं कर सकते, स्टेप 2 को बाद में नहीं कर सकते, पहले स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, तीनों इसी स्टेप्स में लिए जाएंगे। ठीक है, इनको इंटरचेंज करना मैं अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, जैसे ये वाले, ये सब अभी नहीं करवा रहा हूं, ठीक है ना, अगली क्लास में करवाऊंगा। मैं लिख देता हूं, ये आप कर सको तो करके ट्राई कर लेना, ले आना, अदरवाइज मैं करना सिखाऊंगा कि इसको क्या लिखना है, कन्वर्ट करके क्या लिखना है, ये सब मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा। आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूं कुछ, ये बेसिक कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम है, ये आपको करके लानी 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 है, ठीक है। और ये जो पिछले केसेस जो होमवर्क दिया था उनका सॉल्यूशन है, ये मैंने इसमें अटैच कर दिया, ठीक है। ओके, अगली क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री खत्म करके आगे स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे, ज्योमेट्री शुरू करेंगे। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय।